कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोसेस के बारे में जो एक नर्स के लिए जीपीएस का काम करता है ना। अब देखो, एक पेशेंट केयर जो है वो एक गेस वर्क तो है नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि रेंडमली कुछ भी दे दिया, कुछ भी उसको केयर प्रोवाइड कर दी, है ना। ये नहीं करना है, ठीक है। तो गेस वर्क तो है नहीं। तो एक ऐसा प्रोसेस आज हम जानेंगे जिसकी हेल्प से वो एक नर्स के लिए एक रोड मैप का काम करती है ना। अपना जो केयर हम देने वाले पेशेंट को, जो हमने उसको हम केयर प्रोवाइड करने वाले हैं, उस प्रोसेस के थ्रू हम स्टेप बाय स्टेप वो जो केयर है हम उसको पेशेंट को अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे, ठीक है। तो वो जो रोड मैप का काम कर रहा है और जो वो जीपीएस का काम कर रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं नर्सिंग प्रोसेस। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। तो नर्सिंग प्रोसेस, सबसे पहले जानेंगे कि नर्सिंग प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। तो नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन अगर हम देखें तो इट इज अ सिस्टमैटिक मेथड। क्या बताया मैंने? इट इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग केयर टू द क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट कह लो या पेशेंट कह लो, ठीक है। तो ये इसने बोला है, डेफिनेशन है कि एक सिस्टमैटिक मेथड होता है, ठीक है। कि आप एक एक सिस्टम के अकॉर्डिंग आप अपनी जो केयर दे रहे हो पेशेंट को, उसको हम बोलते हैं नर्सिंग प्रोसेस। क्लियर है? तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन, यानी कि इट इज अ सिस्टमैटिक मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग केयर टू द क्लाइंट, ठीक है। फिर अब ये सिस्टमैटिक अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो इसे और कैसे बोलेंगे कि एक सिस्टमैटिक मेथड होता है नर्सिंग प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर, ठीक है। क्या बताया इसने? कि एक सिस्टमैटिक मेथड है जिसमें हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और फिर उस जो प्लानिंग आपने करी है उस प्लानिंग को हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यानी कि हम लोग इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली, ऐसा नहीं कि आपके पास दो पेशेंट है तो दोनों पेशेंट को आप सेम तरीके से ट्रीट करोगे, नहीं। जो इंडिविजुअल की नीड है उसके अकॉर्डिंगली जो आप उसको केयर देने वाले हो उस सिस्टमैटिक मेथड से, उसको हम बोलते हैं नर्सिंग प्रोसेस। क्लियर है? समझ आया डेफिनेशन? तो अब देखते हैं कि ये जो प्रोसेस है, नर्सिंग प्रोसेस है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, यानी कि वो कैसा होना चाहिए। एक जो आइडियल नर्सिंग प्रोसेस है उसके क्या क्या कैरेक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहला तो डेफिनेशन में ही जैसे था कि ये सिस्टमैटिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रेंडमली आपने पहले, सपोज करिए आपके पास पेशेंट आया, ठीक है। तो आप ऐसा तो नहीं है ना कि बिना उससे बात करे, बिना उसकी प्रॉब्लम जाने आपने सीधे जाके उसको दवा दे दी, ठीक है। नहीं ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना हम लोग। पहले हम पेशेंट्स का आइडेंटिफिकेशन डेटा लेते हैं, हम उसको जानते हैं कि भाई कौन हो तुम, है ना, ये सब जानते हैं हम लोग। फिर उसकी जो दिक्कत है वो किस लिए आया है फिर वो जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टम बाय सिस्टम चलते हैं हम लोग, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो ये हो गया एक सिस्टमैटिक प्रोसेस, ठीक है। सिस्टमैटिक होना चाहिए जो आपका नर्सिंग प्रोसेस है। फिर उसके बाद इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव। इसका क्या मतलब हुआ? इंटरपर्सनल और कोलैबोरेटिव कैसे होगा नर्सिंग प्रोसेस? जैसे हम लोग कम्युनिकेशन में जान चुके हैं कि इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और ये क्या नाम, कोलैबोरेटिव, पब्लिक, ये सारे कम्युनिकेशन क्या क्या है, ठीक है। तो इंटरपर्सनल मतलब दो लोग, ठीक है। यानी कि दो लोगों के बीच की बात, सिर्फ आप ही बात करोगे तो भी ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा, ठीक है। या सिर्फ पेशेंट बात करेगा तब भी ये प्रोसेस नहीं हो पाएगा। आप दोनों को मिलके काम करना है। नर्सिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए आप दोनों को बातचीत करनी पड़ेगी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपका जो नर्सिंग प्रोसेस होगा वो फर्दर स्टेप जाएगा, ठीक है। तो आपका इंटरपर्सनल हो जाएगा और कोलैबोरेटिव होगा। कोलैबोरेटिव हो सकता है कि ऐसा नहीं, जैसे हम रेफरेंस भेजते हैं, ठीक है, रेफर करते हैं पेशेंट को कि सपोज करिए एक आरटी का पेशेंट आया है। अब हो सकता है कि उसको सर में चोट लगी है, ठीक है, पैर की हड्डी भी टूट गई है, ठीक है, और पेट में भी चोट लग गई है, ब्लीडिंग हो रही है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो अब आप क्या करोगे कि आप अलग अलग डिपार्टमेंट, सिस्टम वाइज आप लोग टीम को कोलैब करोगे, ठीक है। कि और हड्डी टूटी है तो ऑर्थो वालों से भी बात कर लेंगे हम, ठीक है। और ब्लीडिंग हो रही है या जैसे सर में चोट लगी है तो हम न्यूरो वालों से भी बात कर लेंगे, न्यूरो, ये सब करें। तो वो एक टीम की तरह, जो दो चार लोग जब टीम की तरह काम हो उसको हम कोलैबोरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है वो इंटरपर्सनल भी हो सकता है, कोलैबोरेटिव भी हो सकता है। फिर आता है क्लाइंट सेंटर्ड।
ठीक है, पेशेंट आया है, पेन की कंप्लेंट लेके आया है, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप पेशेंट के बारे में नहीं पूछोगे, लेकिन उससे पूछ लोगे कि अच्छा तुम्हारी फैमिली में भी किसी को पेन हुआ था, तुम्हारे दादा को क्या हुआ था, ये सब नहीं करना है, ठीक है। क्लाइंट की जो प्रॉब्लम है, आपका जो फोकस रहेगा, आपकी जो बातचीत रहेगी, आपके जो भी असेसमेंट्स रहेंगे, वो क्लाइंट पे फोकस रहेंगे, जो पेशेंट आया है उस पे फोकस रहेंगे, उसकी चीजों को पूछना है आपको, ठीक। तो हमेशा जो आपका नर्सिंग प्रोसेस होगा वो क्लाइंट सेंटर्ड रहेगा। फिर फोर्थ अगर बात करें, फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। अब फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, अब पेशेंट आया, ठीक है, अब वो कंप्लेंट लेके आया है। अब ऐसा नहीं, अब उसने बोला कि मेरे को घुटनों में दर्द होता है जब मैं चलता हूँ, ऐसे, तब आप ये मत बोलो कि हाँ हाँ मुझे भी होता है, इसका तो कोई इलाज, ये नहीं करना है, ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं। इस तरीके से आपको पेशेंट को नेगेटिविटी नहीं देनी है, नेगेटिव थॉट्स नहीं देना है, ठीक है। उसको बोलना है कि हाँ हम आपकी इस प्रॉब्लम पे काम करेंगे, सॉल्विंग वाला नेचर होना चाहिए आपका, ठीक है। उसको क्रिएट नहीं करना है प्रॉब्लम, उसको डराना नहीं है, उसको एंजाइटी नहीं देनी है, आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके सोचने हैं, ठीक है। तो आप वो जो भी उसका प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व करना है इस चीज पे फोकस करेंगे। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। अब जानते हैं पर्पसेस, हम नर्सिंग प्रोसेस कर क्यों रहे हैं। ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, पेशेंट को केयर दे सकते हैं रैंडमली, है ना, नहीं, वही जो मैंने आपको पहला एग्जांपल बताया था कि पेशेंट आया, आपने बिना कुछ जाने पहचाने उसको दवाई दे दी, ये तो नहीं कर सकते ना, है ना। तो इसके पर्पस क्या है, हम नर्सिंग प्रोसेस यूज क्यों कर रहे हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट पर्पस है कि डिटरमाइंस द नीड फॉर नर्सिंग केयर। सबसे पहले जानना है कि नर्सिंग केयर की जरूरत क्यों हो रही है पेशेंट को। सपोज करिए आरटीए का पेशेंट आया है, ठीक है, अब उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको समझ आ रहा है कि अगर ब्लीडिंग स्टॉप नहीं करी तो पेशेंट और क्रिटिकल हो सकता है, तो यहाँ पे आपको नर्सिंग केयर देनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे डिटरमाइन कर रहे हो कि भाई इसको हमारी नर्सिंग केयर की नीड है, ठीक है। तो आपने उसकी नीड पहचान ली, आपने उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर लिया, डिटरमाइन कर लिया कि इसको तो अब नर्सिंग केयर की जरूरत है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्पस हो गया कि डिटरमाइन द नीड फॉर नर्सिंग केयर, जिनको नीड है उनको नर्सिंग केयर देनी है, इस पर्पस से हम लोग नर्सिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं। फिर सेकंड आता है प्लान्स एंड इम्प्लीमेंट्स द केयर। तो आप प्लान करोगे, ठीक है, अब ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, अब आप प्लान कर लोगे कि अच्छा हो सकता है कि इसकी इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़े, ये हो सकता है बहुत प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्जरी करनी पड़ जाए, ठीक है, एक प्लान ये हो गया। फिर आपने दूसरा प्लान करा कि नहीं नहीं, अगर मैं इस पे सिर्फ सिंपल गॉज और बैंडेज लगा के उसको प्रेशर प्रोवाइड करूंगी तो भी ब्लीडिंग रुक सकती है, दूसरा प्लान आपका ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रेटेजीज को प्लान करोगे कि ये जो प्रॉब्लम है इसके क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, यहाँ आप प्लानिंग कर रहे हो कि मैं इसको क्या क्या प्रोवाइड कर सकती हूँ नर्सिंग केयर में। क्लियर है? तो ये हो गया आपका प्लानिंग। फिर इम्प्लीमेंट, आपकी जो केयर है, जो आपने प्लान किया कि क्या करना है मुझे, कि ओटी के लिए तैयार करना पड़ेगा या मैं सिर्फ उसकी ड्रेसिंग करूंगी, प्रेशर अप्लाई करूंगी तो भी ब्लीडिंग रुक जाएगी, है ना। तो ये आपने जो भी प्लान किया था अब उसको इम्प्लीमेंट करोगे। आपने असेस कर लिया कि हो सकता है कि पेशेंट का जो ब्लीडिंग है वो उतना ज़्यादा प्रोफ्यूज नहीं है, आप सिर्फ प्रेशर अप्लाई कर दोगे तो उससे भी ब्लीडिंग रुक जाएगी। तो ये आपकी प्लानिंग हो गई थी, अब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ गया, अब आप वो चीज करोगे पेशेंट पे, ठीक है। तो अब आप जाके गॉज और उससे कॉटन से आप प्रेशर अप्लाई कर दोगे, तो ये आपका इम्प्लीमेंटेशन हो गया, जो आपने सोचा था अब आप उसको को कर रहे हो, ठीक। थर्ड पर्पस आता है डायरेक्ट एंड डिलीवर्स नर्सिंग इंटरवेंशंस, ठीक है। हम अपने इंटरवेंशंस देने हैं, हमको पता है कि कैसे हम उसको डिलीवर करेंगे, ये आप इस नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू आप स्ट्रेटेजिकली अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। फिर आता है इवेल्युएट द आउटकम ऑफ द केयर। अब आपने जो भी इम्प्लीमेंट किया है, जो भी प्लान आपने उसको दे दिए, ठीक है, जो भी चीजें आपने इम्प्लीमेंट कर दी, नर्सिंग केयर दे दी, अब आप उसको इवेल्युएट करोगे। अब सपोज आपने गॉज लगा के प्रेशर देके आपने ड्रेसिंग कर दी कि ये ब्लीडिंग स्टॉप कर देगा, अब आप उसको थोड़ी देर बाद देखोगे भी तो इवेल्युएट भी करोगे कि एक्चुअली ये कर पा रहा है, जो मैंने प्लान किया है ये काम कर रहा है या नहीं करना है, कर रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं इवेल्युएट्स, ठीक है। तो आपने जो भी केयर दी है उसको इवेल्युएट करने के लिए हम लोग नर्सिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। फिर आता है लास्ट में प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव, कंसिस्टेंट एंड क्वालिटी नर्सिंग केयर।
कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है? ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है ऑल एस्पेक्ट। ठीक है, आपको जो नर्सिंग केयर हो सकती है वो फिजिकल हो सकती है, मेंटल हो सकती है, ठीक है, मतलब बॉडी का जो भी जितने भी एस्पेक्ट्स हैं वो सब कवर होने चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए जो आपकी केयर आप देने वाले हो। ठीक है, और क्वालिटी नर्सिंग मेंटेन हो रही है नहीं हो रही है वो चीज हम लोग नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, तो ये होगा इसके पर्पस कि नीड को हम डिटरमाइन कर लेंगे, प्लानिंग और जो भी इम्प्लीमेंटेशन है वो अप्लाई करते हैं इसमें, हम केयर कैसे दे रहे हैं, अपने इंटरवेंशंस कैसे उसको डिलीवर कर रहे हैं ये हम अप्लाई करें, ये हम देख लेंगे नर्सिंग प्रोसेस में। फिर इवैल्यूएट करते हैं जो भी हमने केयर पेशेंट को दिया है, हम उसको इवैल्यूएट करेंगे कि ये काम कर रहा है, जो भी हमने प्लान करी है वो एक्चुअली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या हमें चेंज करना पड़ेगा अपना प्लान। ठीक है, और फिर कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि अगर ब्लीडिंग होगी या फिर कुछ फिजिकली उसको दिक्कत होगी तो ही आप साथ दोगे। ठीक है, हो सकता है साइकोलॉजिकली पेशेंट बहुत एंजाइटी में है। ठीक है, तो ये आपको सारे एस्पेक्ट कवर करने हैं एज अ नर्सिंग ऑफिसर, एज अ नर्सिंग पर्सनल। आपको पेशेंट को सिर्फ बॉडी नीड्स का फुलफिल नहीं करना है, नर्सिंग केयर नहीं देनी है। ठीक है, आप हो सकता है कि पेशेंट एंजाइटी है उसको, ठीक है, आप उसको वहां पे भी कंसोल करोगे। ठीक, तो सारी चीजें देखनी है आपको, फिजिकल, मेंटल, सब सब साइकोलॉजिकल, सारी होलिस्टिक अप्रोच देखनी है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। अब नर्सिंग प्रोसेस में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? ठीक है, तो नर्सिंग प्रोसेस के बेसिकली 5 कंपोनेंट है। ठीक है, अब इसे याद करने के लिए एक निमोनिक है एड पाई। ठीक है, एड पाई ये आपका निमोनिक है। नर्सिंग प्रोसेस के क्या क्या कंपोनेंट्स है? तो ए से हो गया असेसमेंट, बी से हो गया, डी से हो गया डायग्नोसिस, देन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट में इवैल्यूएशन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप्स हम लोग जानेंगे कि हर एस्पेक्ट क्या बोलना चाह रहा है, क्या कंपोनेंट का क्या मतलब है। ठीक है, तो असेसमेंट अगर हम देखें तो असेसमेंट में क्या हो रहा है? असेसमेंट में आप पेशेंट को जानोगे। ठीक है, आप उसको असेस करोगे कि वो उसकी प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, वो किस लिए आया आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया आपका असेसमेंट। ठीक है, इसके भी टाइप हैं। ठीक है, किस तरीके से आप डेटा उससे कलेक्ट करो उसके भी टाइप हैं। ठीक है, वो आगे फर्दर जानेंगे। तो ये हो गया असेसमेंट। फिर आ गया डायग्नोसिस। ठीक है, डायग्नोसिस अब आप बोलोगे ये तो डॉक्टर का काम है, नहीं। ठीक है, डॉक्टर डायग्नोसिस बनाता है, ठीक है, लेकिन आप भी तो इतनी मेहनत करके जा रहे हो ना हॉस्पिटल। ठीक है, आपने इतना पढ़ाई करी है, इतनी मेहनत करी है, आप उस मुकाम को आपने हासिल किया है कि आप क्लिनिकल फील्ड में जाके किसी हॉस्पिटल में, ठीक है, वहां पे काम कर रहे हो, तो आप भी तो लाइसेंस्ड पर्सन हो ना, तो आप बनाओगे नर्सिंग डायग्नोसिस। अगर मैं इसको स्पेसिफाई कर दूं तो ये हो जाएगा हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड कंपोनेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस। फिर आता है इम्प्लीमेंटेशन। क्लियर है? ओह सॉरी, प्लानिंग। तो डायग्नोसिस के बाद आता है प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग में हम क्या कर रहे हैं? आपने डायग्नोसिस जान लिया कि अच्छा इस मतलब आपने पहले बात करी पेशेंट से। ठीक है, पेशेंट को असेस किया, आपने देखा कि इसकी क्या नीड है। ठीक, फिर आपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले मुझे किस चीज पे काम करना है उसके अकॉर्डिंग आपने डायग्नोसिस बना लिया। अब आप उस डायग्नोसिस को ठीक करने के लिए, उसको केयर प्रोवाइड करने के आप प्लानिंग शुरू करोगे। चलो सपोज करते हैं, ठीक है, एक पेशेंट है, आरटी का ही पेशेंट लेते हैं। आरटी का पेशेंट आया है, ठीक है, उसको उसका सैचुरेशन फॉल हो रहा है। ठीक है, आपने मॉनिटर कनेक्ट कर दिया फटाफट, उसका सैचुरेशन फॉल हो रहा है। ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है, और क्या नाम है, उसकी बोन ब्रेक हो गई है। ठीक है, लेग में फ्रैक्चर हो गया है उसको। ठीक है, अब इन 3 चीजों में आपने देख लिया कि ये 3 इसकी मेजर प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, उसको सांस नहीं आ रही है, ब्लीडिंग हो रही है, और ये इसका लेग फ्रैक्चर हो गया है। ठीक है, अब आप डायग्नोसिस बनाओगे कि मुझे सबसे पहले किस चीज पे काम करना है। आपके पास 3 डायग्नोसिस बन गए हैं, एक तो ब्लड से रिलेटेड, ब्लीडिंग से रिलेटेड, एक ऑक्सीजन सप्लाई से, इससे एयरवे से रिलेटेड, और एक हो गया आपका लेग फ्रैक्चर। ठीक है, तो अब आप प्लानिंग करोगे कि मुझे सबसे पहले किस चीज पे काम करना है। तो सबसे पहले आप काम करोगे एयरवे पे। ठीक है, ABC, ठीक है, वो वाला हम लोग फॉलो करेंगे।
तो ABC में आप सबसे पहले उसका एयरवे मेंटेन करोगे, ठीक है, तो आप उसके लिए प्लानिंग करोगे। हो सकता है कि सिर्फ ऑक्सीजन मास्क लगाने से उसका एयरवे वो हो जाए, रिवाइव कर जाए, ठीक है, या ये हो सकता है कि ज़्यादा ही क्रिटिकल हो गया है तो आपको एंडोट्रेकियल ट्यूब इंट्यूबेशन करना पड़े। तो इस तरीके से आप प्लान बनाओगे, ठीक है। चलिए, आपका ऑक्सीजन रिवाइव हो गया, ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप ब्लीडिंग रोकोगे, ठीक है। जो पैर फ्रैक्चर हुआ है वो भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इन दोनों के कंपैरेटिवली अगर देखें तो हम उसको थोड़ा लेट भी उसको अटेंड कर सकते हैं उस प्रॉब्लम को। तो अब आपने पहले एयरवे मेंटेन कर दिया, अब उसके बाद आप जाओगे ब्लीडिंग रोकने पे, ठीक है। ब्लीडिंग रोकने पे आप देखोगे कि किस तरीके की ब्लीडिंग हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करोगे। तो आप जो भी चीज़ें डायग्नोसिस आपने बना लिया, अब आप जो भी उसके लिए प्लान कर रहे हो कि अब मैं ये करूंगी इसके लिए, ठीक है, तो वो हो गया हमारा प्लानिंग में, ठीक है। प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंगली आप सेट कर लोगे कि अब मुझे इसके लिए क्या करना है, क्या कौन सी नर्सिंग केयर देनी है, तो वो हो जाएगा हमारा प्लानिंग, ठीक है। अब आपने जो प्लान कर लिया था, अब आपने सोचा था कि मैं इसको ऑक्सीजन मास्क लगा दूंगी, ब्लीडिंग के लिए मैं गॉज वो कर दूंगी, गॉज या ड्रेसिंग कर दूंगी, प्रेशर ड्रेसिंग कर दूंगी, ठीक है। तो जो भी आपने प्लान किया था, अब आपका टाइम आ गया, आप उसको अब इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। अब आप वो चीज़ जो आपने सोचा था अब उसको करके दिखाओगे, तो ये हो जाएगा हमारा इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब आता है नेक्स्ट इवैल्यूएशन, लास्ट स्टेप। तो इवैल्यूएशन में क्या होगा, आपने ऑक्सीजन सप्लाई लगाई, ठीक है, उसको मास्क लगा दिया था, अब आप उस चीज़ को इवैल्यूएट करोगे कि फ़र्क पड़ भी रहा है आपके इस काम करने से या फिर नहीं पड़ रहा है। अब आपने देखा कि मॉनिटर देखा कि ठीक है भाई, उसका तो अब सैचुरेशन जो फॉल कर रहा था, जो 70 पे आ गया था, अब वो वापस से 98 99 इधर पहुंच गया सिर्फ ऑक्सीजन मास्क लगाने से। तो आपने इवैल्यूएट कर लिया कि जो मैंने इम्प्लीमेंट करे थी चीज़ें, जो मैंने करके दिखाया, वो एक्चुअली पेशेंट के लिए असर कर रहा है नहीं कर रहा है। तो वो हो गया हमारा इवैल्यूएशन। क्लियर है, समझ आया। तो ये हो गए हमारे नर्सिंग प्रोसेस के 5 कंपोनेंट्स। तो उसको याद रखने के लिए मैंने बता दिया निमोनिक एड पाई, ठीक है। पाई जैसे एप्पल पाई और ये सब बनते हैं ना, तो उस तरीके से हम लोग याद रख सकते हैं कि एड पाई, ठीक है। तो एड पाई, ए से हो गया असेसमेंट, डी से डायग्नोसिस, पी से प्लानिंग, आई से इम्प्लीमेंटेशन एंड ई से इवैल्यूएशन। क्लियर है। तो अब अगर बात करें हम लोग असेसमेंट की, जो हमारा पहला कंपोनेंट है इसका नर्सिंग प्रोसेस का। तो असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट में जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि आप कलेक्ट करोगे डेटा, जितना डेटा हो सकता है आप उतना कलेक्ट करोगे, ठीक है। तो असेसमेंट की अगर डेफिनेशन देखें तो वो बोल रही है कि असेसमेंट इज अ सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस कलेक्शन, ठीक है। कंटिन्यूअस क्यों बोल रहा है, कंटिन्यूअस इसलिए बोल रहा है कि आपका पेशेंट आपके पास है, ठीक है, वार्ड में एडमिट है आपका पेशेंट, तो ये जो आप असेसमेंट करोगे, जैसे ही आप फर्स्ट टाइम आप पेशेंट से मिले हो, ठीक है, उस टाइम से लेके जब तक पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, वो थ्रू आउट द प्रोसेस असेसमेंट चलता रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार मिल लिए और उसका असेस कर लिया आपने कि क्या दिक्कत है इसको, उसके बाद आप छोड़ दोगे, नहीं, ठीक है। थ्रू जब तक पेशेंट सही होके डिस्चार्ज होके घर नहीं चला जा रहा है, आप तब तक उसका हर दिन असेसमेंट रहेगा, ठीक है। हो सकता है कि आज इसको सोचिए, सपोज करिए कि पेशेंट रुक गया 20-25 दिन रुक गया, ठीक है। अब वो लेके तो कंप्लेंट आया था कि उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है या टीबी या जो भी था, ठीक है, कोई और प्रॉब्लम लेके आया था वो, लेकिन अब इतने प्रोलॉन्ग टाइम से वो इतने दिनों तक बेड पे पड़ा हुआ था। अब आप देखोगे जब जब आप उसको असेस करोगे हर दिन, उसकी नई नई प्रॉब्लम्स आपको मिल जाएंगी, ठीक है। अब इतने प्रोलॉन्ग टाइम से वो बेड रिडन था तो उसको बेड सोर्स होने लगे, ठीक है। तो अगर आप 7वें 8वें दिन तक उसके पास जाओगे तो आपका डायग्नोसिस चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपने उस दिन आपको असेस किया तो आपने देखा कि उसको रेडनेस हो रही है स्किन पे, ठीक है, ये तरीके बेड सोर्स हो रहे हैं, तो आपका असेसमेंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जब से पेशेंट आपको मिला है और तब जब तक वो डिस्चार्ज हो रहा है, उस थ्रू आउट में आपका असेसमेंट चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे ही आपने असेसमेंट करके छोड़ दिया। क्लियर है। तो ये सिस्टमैटिक वे है, कंटिन्यूअस कलेक्शन ऑफ डेटा है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन है, वैलिडेशन करना है और डॉक्यूमेंटेशन करना है, किसका, डेटा का। जो भी आपने पेशेंट से बात करी है, उसको देखा है, सुना है, ठीक है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है
उस डेटा का वैलिडेशन और डॉक्यूमेंटेशन, जब तक आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर दोगे वो असेसमेंट प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास सिस्टमैटिक तरीके से कॉन्टिन्यूस कलेक्शन हो जाएगा, वैलिडेशन और डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा जो आपका डेटा है, तो इसको हम बोल रहे हैं असेसमेंट। ठीक है, अब टाइप ऑफ असेसमेंट क्या है? टाइप ऑफ असेसमेंट में सबसे पहले आता है इनिशियल असेसमेंट। इनिशियल असेसमेंट मतलब, इनिशियल असेसमेंट मतलब कि जब पेशेंट आया था एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मीटिंग। ठीक है, जब आप पहली बार पेशेंट से मिले थे, जब आपने बातचीत शुरू करी थी, जो आपने उसके अंदर असेस किया था, जो आपने डेटा उसको नोट किया था, वो आपका हो गया था इनिशियल असेसमेंट। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है इनिशियल। ठीक है, इनिशियल मतलब पहली बार। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम आप जो कर रहे हो, जो भी आपने उससे डेटा कलेक्ट किया है फर्स्ट टाइम, जब आप पहली बार उससे मिले थे, तो वो हो गया इनिशियल असेसमेंट। फिर आता है फोकस असेसमेंट। ठीक है, फोकस असेसमेंट क्या है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो फोकस असेसमेंट क्या हो जाएगा कि पेशेंट फ्रैक्चर लेके आया था। ठीक है, गिर गया था, खेलते खेलते बच्चा गिर गया था, उसकी हड्डी ब्रेक हो गई। ठीक है, अब वो आए, उसके पेरेंट्स लेके आए उसको। अब आपने असेसमेंट कर लिया, जब आप पहली बार बच्चे से मिले, आपने उसको पूछा कि क्या दिक्कत हो रही है, तो उसने बताया कि मुझे दर्द हो रहा है ना, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मैं खेल नहीं पाऊंगा, ये इस तरीके से उसने अपनी प्रॉब्लम बता दी। ठीक, फिर फोकस असेसमेंट क्या हुआ, अब आप खुद ही देख रहे हो कि अच्छा इसका फ्रैक्चर हो सकता है, फिर आपके थॉट आए कि नहीं नहीं लिगामेंट टीयर भी हो सकता है। ठीक है, तो उस चीज को आपको अब फोकसली पेशेंट का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उस पर फोकसली आपको ध्यान देना है। और अब आप फोकस डायग्नोसिस क्रिएट करने के, असेसमेंट करने के लिए आप उसका कराओगे एक्सरे। ठीक है, तो यानी कि आपने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को पकड़ लिया, अब आप उसको कंफर्म होने के लिए आप उसी पे ही फोकस कर रहे हो, अब आप उसको भेज देते हो एक्सरे कराने के लिए। ठीक है, तो आपने जो पेशेंट का फ्रैक्चर, जो भी एरिया है, जो उसका प्रॉब्लम है मेन, कि पेन हो रहा था उसको, लेकिन क्यों हो रहा है वो जानने के लिए आप फोकसली सिर्फ पेन वाले प्रॉब्लम पे ध्यान दे रहे हो, तो आपने उसे भेज दिया एक्सरे कराने के लिए। तो ये आपका हो जाएगा फोकस असेसमेंट। ठीक है, तो ये हो गया फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, बच्चे ने बताया था कि मुझे पेन हो रहा है, तो उस पेन पे आप फोकस करोगे। ठीक है, तो उसको कंफर्म करने के लिए और उसको इंटरवेंशन उसके लिए आप प्लान कर लोगे, तो आप फोकसली सिर्फ पेन पे ध्यान दे रहे हो, तो ये आपका फोकस असेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं इमरजेंसी असेसमेंट की। तो इमरजेंसी में जो आप असेसमेंट कर रहे हो, ठीक, और जो आप वार्ड में नॉर्मली आप जो असेसमेट कर रहे हो, ठीक है, वार्ड में जो पेशेंट आते हैं वो इतना क्रिटिकल नहीं होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा इमरजेंसी में क्या नाम है, सपोज करिए कि एक गन शॉट का पेशेंट आ गया इमरजेंसी में, अब आप उससे ये थोड़ा ना बोलोगे कि क्या नाम है, तुम्हारे दादाजी को भी लगी थी क्या, या तुम्हारे पापा को भी लगी, ये सब नहीं पूछोगे। ठीक है, फैमिली मतलब इतना आराम आराम से आप नहीं करोगे। इमरजेंसी का मतलब है इमरजेंसी। ठीक है, चुटकियों में आपको इंटरवेंशन देना है, चुटकियों में आपको डायग्नोसिस बना रहा है। ठीक है, गन शॉट लगी है, ब्लीडिंग हो रही है, अब आप उसको ये नहीं पूछोगे कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, कितना टाइम, ये सब नहीं पूछना। ठीक है, फटाफट इमरजेंसी डायग्नोसिस आपने बना लिया कि भाई प्रोफ्यूज ब्लीडिंग हो रही है, एक्यूट ब्लीडिंग हो रही है, मुझे इसका असेसमेंट कर लिया, मुझे इसका डायग्नोसिस बनाना है। ठीक है, अब मुझे इंटरवेंशन करना है। तो जो इमरजेंसी असेसमेंट रहेगा, वो आपकी जो असेसमेंट रहेगी वो आप खुद करोगे। ठीक है, उसमें आपका पेशेंट हो सकता है कि वो पेशेंट अनकॉन्शियस हो गया हो, ना बता पा रहा हो। ठीक है, तो आपको खुद ही करनी हो, क्विक इंटरवेंशन प्रोवाइड करना है। तो इमरजेंसी हो गया कि फॉर क्रिटिकल पेशेंट्स, फॉर या फिर फॉर क्रिटिकल सिचुएशंस, उसमें आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे क्वेश्चंस पूछ पूछ के। ठीक है, अब आता है टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। टाइम लैप्स्ड का अगर मैं एग्जांपल देखूं, तो टाइम लैप्स्ड असेसमेंट कैसा है कि जैसे हम देखते हैं, हम लोग भी बचपन में जब बीमार पड़ते थे, ठीक है, तो हम डॉक्टर के पास जाते थे, तो वो हमें 3 दिन की गोली दे देते थे, फिर बोलते थे कि अब 3 दिन बाद आना। ठीक है, तो उसने उसने जो हमारा असेसमेंट किया है, वो जब असेसमेंट करेंगे वो हो गया टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। कैसे कि टाइम दिया है उसने, 3 दिन तक की उसने गोली दी है,
फिर वो असेस करेगा कि वो गोली असर करी है या नहीं करी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइम लैप्स्ड, ठीक है। तो इसमें ड्यूरेशन रहेगा। तो क्या क्या टाइप्स देख लिया हमने असेसमेंट के। इनिशियल असेसमेंट, जब आप पहली बार आप पेशेंट से मिल रहे हो तो उस टाइम जो आप असेसमेंट कर रहे हो वो हो गया हमारा इनिशियल असेसमेंट। देन फोकस असेसमेंट, फोकस में आप किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम पे ध्यान दोगे, ठीक है। किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का ही आप आगे जाके डायग्नोसिस बनाओगे, इंटरवेंशन प्रोवाइड करोगे। फिर इमरजेंसी असेसमेंट, क्रिटिकल सिचुएशंस में, क्रिटिकल कंडीशंस में जो भी आप असेसमेंट कर रहे हो, ठीक है, वो होगा हमारा इमरजेंसी असेसमेंट। अब जैसे इनिशियल असेसमेंट है, ठीक है, आपके पास वार्ड में पेशेंट आया है, आराम से आप बैठ गए अपना लेके पेपर पेन पेशेंट के पास, आराम से आप 15-20 मिनट तक उसकी हिस्ट्री कलेक्शन कर रहे हो। तो ये जो 15-20 मिनट है, ठीक है, जो आपने इनिशियल असेसमेंट में लिया है, वो आप 15-20 मिनट इमरजेंसी में नहीं लोगे, ठीक है। इमरजेंसी भाई आप 15-20 मिनट अगर हिस्ट्री कलेक्ट करने में ही लगा दोगे, उसको असेसमेंट करने में लगा दोगे, फिर उसको ट्रीटमेंट कब मिलेगा, ठीक है। उसका तो गोल्डन पीरियड जो है, जो टाइम, जिस टाइम में आप कुछ कर सकते थे, उसको बचा सकते थे, वो तो आपने सिर्फ बात करने में या फिर उसको असेस करने में ही निकाल दिया, ठीक है। तो जो इसका टाइम पीरियड होगा असेसमेंट का, वो शॉर्ट होगा, ठीक है। इसमें तो आप 15-20 मिनट, आधा घंटा लगा सकते हो, ठीक। बात करो, उसकी हिस्ट्री लो प्रॉपर, सब कुछ अच्छे से जानो पेशेंट को कि किस तरीके का है, तो वो आ गया आपका इनिशियल, ठीक है। लेकिन इमरजेंसी में आप टाइम वेस्ट नहीं करो, आपको फटाफट अपना असेस करना है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप जो भी इंटरवेंशन दोगे, वो हो गया हमारा इमरजेंसी असेसमेंट। फिर टाइम लैप्स में आपको बताया कि एग्जाम्पल में कि डॉक्टर जैसे हम लोगों को बोलता है, या हमने उसको बोल दिया कि सपोज करें, अगर हम अपने कैडर की बात करें, ठीक है, अगर एक पेशेंट बोल रहा था कि उसको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ठीक है, तो आपने उसको बोल दिया कि आप फाइबर रिच डाइट खाओ, ठीक है, 2 दिन तक या 4 दिन तक, आप 1 हफ्ते तक फाइबर रिच डाइट खाओ। फिर हम देखते हैं कि क्या है, फिर हम देखेंगे कि इवेलुएट करने के लिए, ठीक है। तो उसमें ना ड्यूरेशन में जो भी आपने प्लान इम्प्लीमेंट किया है, जो भी आपने असेसमेंट किया है, और जो इवेल्युएशन वाला पीरियड जो एस्पेक्ट है, उसमें टाइम रहता है, ठीक है, एक गैप रहेगा, तो इसलिए उसको हम बोल रहे हैं टाइम लैप्स्ड असेसमेंट। क्लियर है। फिर आता है टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है, ये असेसमेंट में ही होता है। अब असेसमेंट में तो हम डेटा कलेक्ट कर रहे थे ना, बेसिकली हम उससे बात कर रहे थे, हम पूछ रहे थे उससे, डेटा कलेक्ट करके फिर हम उसको वैलिडेट कर रहे थे और डॉक्यूमेंट कर रहे थे, ठीक है, वो हो गया था हमारा असेसमेंट। अब डेटा कलेक्ट करने के भी 2 तरीके के हैं। तो एक डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं सब्जेक्टिवली, और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो एक हो गया डेटा हमारा सब्जेक्टिव डेटा, और दूसरा ऑब्जेक्टिव डेटा। क्लियर है। अब सब्जेक्टिव डेटा क्या होता है? सब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होता है जो पेशेंट हमें बता रहा है, ठीक है। तो यानी कि पेशेंट आया आपके पास और खुद से बता रहा है कि क्या नाम है, मुझे दर्द हो रहा है, ठीक है, और मेरे को बेचैनी हो रही है, ये सब आपको पेशेंट खुद बता रहा है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा सब्जेक्टिव डेटा, जहाँ पे पेशेंट खुद से बताएगा, ठीक है, पेशेंट खुद से बताएगा, पेशेंट टेल्स यू, ठीक, वो हुआ सब्जेक्टिव डेटा। और इसको हम लोग सिम्टम्स भी बोलते हैं, एक होता है साइन, एक होता है सिम्टम्स, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स जो पेशेंट हमको बता रहा है वो होते हैं सिम्टम्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्टिव डेटा। अच्छा, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो होता है कोवर्ट डाटा। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सब्जेक्टिव डेटा ये है पेशेंट का, आपका नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा, या फिर सब्जेक्टिव डेटा की जगह पूछ ले कि कोवर्ट डेटा हमारे पास यही है, अब आपका डायग्नोसिस क्या बनेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कोवर्ट और सब्जेक्टिव सेम चीज है, ठीक है। तो कोवर्ट डेटा बोल दो या फिर सब्जेक्टिव डेटा बोल दो, वो हमारा हो गया एक तरीके का असेसमेंट डेटा कलेक्शन का टाइप, ठीक है। अब अगर पेशेंट क्या बोल सकता है, इचिंग हो रही है, मुझे खुजली हो रही है, मुझे दर्द हो रहा है, ये सब हो गया हमारा सब्जेक्टिव डेटा, जो पेशेंट हमें खुद बता रहा है। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव डेटा में जो आप खुद देख रहे हो, ठीक है, खुद देख रहे हो, खुद सुन रहे हो, सुन कैसे रहे हो, ऑस्कल्टेट कर रहे हो आप लोग, ठीक है। आपने उसने बताया कि मेरे को तो पेट में दर्द हो रहा है, ये हो गया उसका सब्जेक्टिव डेटा, क्योंकि वो पेशेंट ने बताया। लेकिन अब आप क्या करोगे, आप क्या नाम है, बावल एग्जामिनेशन कर लोगे, ठीक है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करोगे, आप ऑस्कल्टेट करोगे, बावल साउंड सुनोगे, तो ये चीजें आप खुद कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव डेटा, जो भी आपको पता चलेगा कि बावल साउंड्स कितना टाइम ले रही हैं, कि कितना कैसे बावल साउंड है, ठीक है। तो ये सब आप खुद से कर रहे हो, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव डेटा,
ठीक, जिसमें आप खुद फील करोगे, खुद देखोगे, खुद सुनोगे, वो हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा। क्लियर? तो सब्जेक्टिव में पेशेंट बताता है और ऑब्जेक्टिव में आप खुद उसको सुनते हो, देखते हो, वो आप खुद फील कर रहे हो, तो वो हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा। अब ऑब्जेक्टिव डेटा में उसको हम ओवर्ट डेटा भी बोलते हैं, उसे हम कोवर्ट डेटा बोल रहे थे सब्जेक्टिव को, और इसको हम बोल रहे हैं ओवर्ट डेटा। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्टिव डेटा में जो भी है वो हमारा हो जाता है साइंस। ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, तो अगर एक कोई क्लाइंट आया है आपके पास, वो बोल रहा है मुझे चक्कर आ रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, सब घूम रहा है, दीवार घूम रही है, इस तरीके से जो भी पेशेंट ने बताया वो हो गया उसका सब्जेक्टिव डेटा। ठीक है, अब आपने बोला, अब आपने देखा कि ठीक है, मॉनिटर कनेक्ट किया, आपने बीपी का कनेक्ट कर दिया, आपने देखा कि बीपी उसका लोअर साइड में था बीपी। ठीक है, तो आप समझ गए। ठीक है, ये आपने ऑब्जर्व कर लिया कि अच्छा पेशेंट मुझे ये बता रहा था कि उसको चक्कर से आ रहे हैं, ये हो गए, यानी कि वो हाइपोग्लाइसीमिया में है या फिर हाइपोवोलीमिया में। ठीक है, तो इस तरीके से आपने बीपी भी देख लिया, आपको एक एविडेंस मिल गए हैं। ठीक, आपने उसका आरबीएस भी करा लिया, तो आपने देख लिया कि उसका शुगर लेवल कम हो रहा था, तो इसलिए उसको चक्कर आ रहे हैं। ठीक, तो चक्कर आना जो पेशेंट ने बताया वो तो उसका सब्जेक्टिव डेटा हो गया, और आपने एविडेंस देख लिया कि हाँ इसका आरबीएस कम है, इसका बीपी कम हो रखा है, तो ये आपका ऑब्जर्व किया है आपने, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव डेटा। समझ आ गया? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव पेशेंट बता रहे हो, ऑब्जेक्टिव में आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये हो गया हमारा टाइप ऑफ डेटा कलेक्शन। ठीक है, असेसमेंट में हम बात करने वाले थे ना, हम बात कर रहे थे ना, हमें डेटा कलेक्ट करना है, तो डेटा कलेक्ट करने के भी दो तरीके, आप खुद पेशेंट से भी, पेशेंट खुद भी बताएगा और आप खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो, तो ये वो हो गया सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा। फिर बात करते हैं सोर्स ऑफ डेटा। सोर्स ऑफ डेटा क्या होता है? अब सोर्स ऑफ डेटा में एक होता है प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा में क्या है कि क्लाइंट खुद दे रहा है। ठीक है, एडल्ट पेशेंट है, अगर एडल्ट क्लाइंट है तो वो खुद से बता सकता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन वहीं अगर कोई बच्चा आया है, ठीक है, तो बच्चा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा ना, तो उसकी फैमिली आपको बताएगी कि ऐसे हो रहा है, बच्चे में ये दिक्कत हो रही है, रोता रहता है ना। तो डायरेक्ट जो पेशेंट है वो आपको नहीं बता रहा है। तो अगर आपको पेशेंट डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम, क्लाइंट जो है, जो पेशेंट है, वो खुद से अगर आपको डेटा दे रहा है, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। ठीक है, और अगर सेकेंडरी डेटा किसे बोलेंगे कि अदर देन क्लाइंट, अगर आपको कोई बता रहा है तो वो हो गया सेकेंडरी डेटा। ठीक है, सेकेंडरी डेटा में लैब रिपोर्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, आपने क्या नाम है, उन्होंने जांचें कराई हुई हैं, आपने रिपोर्ट्स देख ली, फैमिली वालों ने बता दिया, लेकिन इसमें आपको जो पेशेंट है वो नहीं बता रहा है डायरेक्टली। प्राइमरी में आपको बताएगा कि मेरे को ये दिक्कत हो रही है, लेकिन सेकेंडरी में हमेशा जो उसकी फैमिली मेंबर्स हैं, जो उसके लैब रिपोर्ट्स है, जो भी डायग्नोस्टिक फाइल्स है, सब वो उसके थ्रू जो भी आपको डेटा मिल रहा है वो हो जाता है सेकेंडरी डेटा। क्लियर है? तो इसमें हो गया हमारे सोर्स ऑफ डेटा में प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो क्लाइंट तो हो जाएगा, अगर क्लाइंट खुद दे रहा है तो वो हो गया सब्जेक्टिव, ये प्राइमरी डेटा। और अगर सेकेंडरी डेटा में क्या होगा कि इनडायरेक्ट सोर्स से जब आपको मिलेगा डेटा, ठीक है, क्लाइंट खुद नहीं दे रहा है, आपको इनडायरेक्टली मिल रहा है डेटा, फैमिली हो सकती है, लैब रिपोर्ट्स हो सकती हैं, ठीक है, डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स हो सकते हैं, प्रीवियस रिपोर्ट्स हो सकती हैं, तो वो हो गया आपका सेकेंडरी डेटा। फिर डेफिनेशन में जैसे हमने देखा था कि हम असेसमेंट में क्या क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे थे, हम असेसमेंट में कंटिन्यूस कलेक्शन कर रहे थे, तो कलेक्शन में हमने देख लिया कि हम डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, किस किस टाइप का डेटा होता है। ठीक है, तो कलेक्शन हमने कवर कर दिया। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन, वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें कि आप डेटा का ऑर्गेनाइजेशन कैसे करोगे, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में क्या है, नर्स यूजेस अ फॉर्मेट दैट ऑर्गेनाइज्ड असेसमेंट डेटा सिस्टमेटिकली। ठीक है, क्या मतलब हुआ? अब जैसे हम हॉस्पिटल में होते हैं तो नर्सिंग असेसमेंट फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स वगैरह होते हैं हमारी फाइल में। ठीक है, तो हिस्ट्री कलेक्शन का फॉर्म हो गया, तो एक परफॉर्मा अगर बना हुआ है, ठीक है, तो जो भी आप पेशेंट से डिटेल कलेक्ट कर रहे हो, उस परफॉर्मा में अगर फॉलो कर रहे हो तो वो हो गया ऑर्गेनाइज्ड वे में आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो उसी को हम बोल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, अब वैलिडेशन क्या होता है? वैलिडेशन होता है डबल चेक और वेरीफाइड टू कंफर्म दैट इट इज अ एक्यूरेट एंड कंप्लीट डेटा। ठीक है, डबल चेक करना है आपको अपने डेटा को। ऐसा नहीं है कि आप उसने एक बार जो बोल दिया
फिर वही हो गया बस, ठीक है। आपको वापस चेक करना है कि जो पेशेंट बोल रहा है वो ठीक बोल भी रहा है, ठीक है। कि उसने अगर उसने बताया कि मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन आपने अब सपोज करिए कि फ्रैक्चर वाला पेशेंट था, ठीक है। अब उसने अगर बोल दिया कि नहीं नहीं मुझे तो फ्रैक्चर ही हुआ है, मैं गिर गया था, ये वो कहानी बना दी उसने, और बोल रहा है मुझे पेन हो रहा है, ठीक है। आपने सब सुन लिया, उसका डेटा सब सुन लिया। अब आपने कंफर्म करने के लिए कि फ्रैक्चर हुआ है नहीं हुआ, आपने एक्सरे करा लिया, ठीक है। अब आपको पता चल रहा है इसको तो कुछ भी नहीं हुआ, सब नॉर्मल है, ठीक है। तो आप वहां पे डबल चेक कर रहे हो डेटा को, ठीक। तो ये हो गया हमारा वैलिडेशन ऑफ डाटा, कि जो भी डेटा हमारे पास है वो वैलिड है या नहीं है। क्लियर। फिर लास्ट आता है उसमें असेसमेंट में डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के बिना असेसमेंट प्रोसेस इनकम्प्लीट है, ठीक है। आपको असेसमेंट प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, वो फेज कंप्लीट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट करना ही पड़ेगा पेशेंट का डेटा। जब तक आप पेशेंट का डेटा डॉक्यूमेंट नहीं करोगे, आप अगले फेज में नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डॉक्यूमेंटेशन, और ये हो गया हमारा असेसमेंट। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे इसके आगे के फेजेस के बारे में। आई होप आपको असेसमेंट, नर्सिंग प्रोसेस ये समझ आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।